हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 जून 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट saragyan.com पर विजिट कर सकते हैं और वहां पर करंट अफेयर के सेक्शन में आपको 4 जून का जो है करंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसे आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर लें, क्योंकि शुरुआत के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए यह टेस्ट सीरीज फ्री है। परचेज करते समय बस आपको कूपन कोड 0 अप्लाई करना है, जिससे आपकी जो टेस्ट सीरीज है वह बिल्कुल फ्री हो जाएगी। और हम कुछ ही दिनों में बैंक के एग्ज़ाम, आरआरबी पीओ के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं और ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज अपलोड करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जो है अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम बात कर लेते हैं कल के प्रश्न की। कल हमने एक प्रश्न का जो है आंसर आपको गलत बता दिया था, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिटी बैंक को मानदंडों का अनुपालन नहीं करने के लिए कितना जुर्माना लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 4 करोड़ एकदम सही आंसर है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिटी बैंक को मानदंडों का अनुपालन नहीं करने के लिए 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। अगर हम बात करें सिटी बैंक की, तो सिटी बैंक एक विदेशी बैंक है जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में है। अब यहाँ पर बात आई है आरबीआई की, तो आपको यह भी याद रखना है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं वह हैं शक्तिकांत दास, और यह आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत यानी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह फोटो में है रवीश कुमार, जिन्हें फिनलैंड में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आई है फिनलैंड की, तो फिनलैंड से जुड़े कुछ पॉइंट याद रखिएगा। फिनलैंड की जो कैपिटल है वह हेलसिंकी है, यहाँ की मुद्रा है यूरो, और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वह सना मारिन है। और सना मारिन विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं, जिनकी उम्र 34 साल है। अब आपको यह भी याद रखना है, एक मोबाइल कंपनी जिसका हेडक्वार्टर फिनलैंड में है, तो वह मोबाइल कंपनी है नोकिया, जिसका हेडक्वार्टर फिनलैंड के एस्पो में है। और इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं वह राजीव सूरी हैं, जो कि एक भारतीय हैं। और 1 सितंबर 2020 से पेक्का लुंडमार्क जो है अपना नया पदभार संभालेंगे, यानी कह सकते हैं नए जो सीईओ होंगे वह पेक्का लुंडमार्क होंगे। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि नोकिया इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट कौन है? यह एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। साथ ही आपसे कई बार क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि आलिया भट्ट की नागरिकता क्या है? तो इनकी नागरिकता है ब्रिटिश, यानी आलिया भट्ट ब्रिटिश नागरिकता लिए हुए हैं। अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में उष्ण कटिबंधीय तूफान अमांडा यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन अमांडा किस देश में आया हुआ है? तो आपको यह भी याद रखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल सल्वाडोर, ऑप्शन बी ग्वाटेमाला। दोनों आंसर सही हैं, यानी अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में उष्ण कटिबंधीय तूफान अमांडा, ट्रॉपिकल साइक्लोन अमांडा आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कुछ और तूफानों की जो हाल ही में आए हैं। अरब सागर में हाल ही में तूफान निसर्ग आया हुआ था, जिसके कारण भारतीय राज्य महाराष्ट्र और गुजरात प्रभावित हुए हैं। इस तूफान का नाम जो है बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। आपको यह भी याद रखना है, कुछ दिन पहले जो तूफान अम्फान आया था, इसे प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा हैं। साथ ही इसका जो नाम दिया गया था वह थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला की। तो अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिकी देश हैं। अगर हम बात करें अल सल्वाडोर की कैपिटल की, तो वह है सैन सल्वाडोर और यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर। बात करें अगर हम ग्वाटेमाला की, तो इसकी कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी और यहाँ की करेंसी है क्विंटल। कुछ देश ऐसे हैं जिनकी राजधानी का नाम देश के नाम से मिलता है, तो आपको उन देशों के नाम भी याद रखने हैं, साथ ही उससे उनकी राजधानी भी याद होने में आसानी होगी। तो आपको यह भी पॉइंट याद रखने हैं, जैसे ग्वाटेमाला की जो राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी है, सैन मैरिनो की राजधानी है सैन मैरिनो सिटी, पनामा की राजधानी है पनामा सिटी, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, वेटिकन सिटी की राजधानी है वेटिकन सिटी, लग्जमबर्ग की राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी,
एंडोरा की राजधानी है एंडोरा ला वेला सिटी। डिजिबूटी की राजधानी है डिजिबूटी सिटी। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। गिनाऊ बिसाऊ ग्यूने बिसाऊ की जो राजधानी है वह है बिसाऊ सिटी। मोनाको की राजधानी है मोनाको सिटी। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। इससे क्या होगा, अगर इनकी सिटी पूछी जाती है तो आपको आसानी से इनके नाम याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, हर साल विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 जून को हर साल वर्ल्ड साइकिल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड साइकिल डे की बात आई है तो साइकिल से जुड़े आपको एक करंट अफेयर याद रखना है, जिसमें हाल ही में कुछ दिन पहले फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो को जो है 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के द्वारा। क्यों प्रतिबंधित किया गया था? क्योंकि इन्होंने ब्लड बूस्टिंग हार्मोन का सेवन किया था। अब आपको कुछ भारतीय साइकिलिस्ट खिलाड़ियों के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दिया गया खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जैसे एसो अल्बेन, डेबोरा हेरोल्ड, वेदांगी कुलकर्णी, अरविंद पवार और नवीन जौन तथा अमृत सिंह कौन है? कुछ भारतीय साइकिलिस्ट खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मनोज पांडे को अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं इनके बारे में। तो ये फोटो में है मनोज पांडे, जिन्हें अंडमान और निकोबार के कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आती है अंडमान और निकोबार की, तो अंडमान और निकोबार कमांड एक ऐसा एकमात्र कमांड है जहां पर भारत की तीनों आर्म्ड फोर्स यानी जल, थल और वायुसेना का बेस है। बात करें अंडमान और निकोबार आइलैंड की यानी द्वीप समूह की, तो यह बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर में स्थित है। यह आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस महासागर में स्थित हैं, तो हिंद महासागर में यह स्थित है। और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह 572 द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें 37 द्वीप पर कोई भी मानव नहीं रहता है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ के उपराज्यपाल हैं DK जोशी। आपको यह भी याद रखना है, यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि काला पानी क्या है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि काला पानी क्या है। काला पानी ऑप्शन में दिया रहता है जेल है, जगह है, किसी पहाड़ का नाम है, किसी घर का नाम है या किसी पेड़ का नाम है। तो आपको ये याद रखना है, इसका सही आंसर होगा जेल है। काला पानी एक जेल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों द्वारा काले पानी की सजा दी जाती थी। इसका मतलब यह होता था कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी अंग्रेजों की नज़र में खटक जाता था तो उसे काले पानी की सजा दी जाती थी। मतलब उसकी जो बची हुई जिंदगी है वह उस जेल में बितानी होती थी और वहाँ पर उसे बहुत सारी कठोर यातनाएं दी जाती थी, जिससे उसका जीवन जो है नर्क के समान हो जाता था। आगे की बात अगर हम करते हैं तो अब क्या है, इसे जेल के रूप में बंद कर दिया गया। अब यह एक जेल नहीं है, भारत सरकार के द्वारा अब इसे नेशनल मेमोरियल घोषित कर दिया गया है। आपको यह भी याद रखना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह बैरन आइलैंड कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि 2005 में फटा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस संगठन ने अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन यानी डिसइंफेक्शन इकाई को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन इकाई को विकसित किया है। इसका कार्य क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो इसका कार्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, जो भी क्लोथ्स हैं या PPE किट हैं, इस प्रकार की सभी सामग्रियों को डिसइंफेक्शन करने के लिए विकसित किया गया है। DRDO की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जयंतीलाल नानोमा का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर आता है ऑप्शन बी, तीरंदाज कोच थे जयंतीलाल नानोमा, जिनका हाल ही में रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है। ये फोटो में है जयंतीलाल नानोमा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोच थे, जिनका हाल ही में रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है। अब आपको यह भी याद रखना है कि
जो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है यानी भारतीय तीरंदाजी संघ है, उसके अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा, और अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्री भी हैं। आपको कुछ भारतीय तीरंदाज खिलाड़ियों के नाम भी याद रखने हैं, जिनमें प्रमुख हैं दीपिका कुमारी, लिम्बा राम, जयंत तालुकदार, बोम्बाइला देवी लैशराम, अभिषेक वर्मा, अतानु दास, डोला बनर्जी और ज्योति सुरेखा। तो आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। अब बात करें इसके बारे में, तो यह जो कार्यशाला है क्या कार्य करेगी? तो इस कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर का ओपन ऑनलाइन कोचिंग और शिक्षा कार्यक्रम शुरू करना है, जो देश भर के सभी जमीनी स्तर के एथलीटों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश का कार्य करेगा। साथ ही किरण रिजिजू के द्वारा, जो कि खेल मंत्री हैं, हाल ही में खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम को भी शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों तक पहुंच बनाने में है जिनका फिटनेस और खेल की गतिविधियों में भाग लेने के लिए शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और सामुदायिक प्रशिक्षकों को नियुक्त किया गया है, उन्हें प्रेरित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन हाल ही में गुवाहाटी में किया गया था, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 पहला संस्करण, इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, और भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले यह पुरस्कार किसे दिया गया था। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ नॉमिनेशन की, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किए गए हैं। तो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा का नाम दिया है, ज्योति सुरेखा का नाम तीरंदाजी संघ ने दिया है, और हॉकी संघ ने रानी रामपाल का नाम आगे जो है नॉमिनेट किया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गायत्री आई कुमार को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम में गायत्री आई कुमार को भारत के अगले उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। यह फोटो में है गायत्री आई कुमार, जिन्हें यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आपको यह याद रखना है कि एम्बेसडर और उच्चायुक्त में डिफरेंस क्या होता है। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, दोनों की जो कार्य प्रणाली है वह सेम है। लेकिन अगर हम बात करें हाई कमिश्नर की, तो हाई कमिश्नर क्या होता है? हाई कमिश्नर कॉमनवेल्थ कंट्री में जो टॉप कंट्री का जो टॉप रिप्रेजेंटेटिव होता है, वह कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ कंट्री में हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया जाता है। साथ ही अगर हम एम्बेसडर की बात करें, तो कंट्री का जो टॉप रिप्रेजेंटेटिव होता है वह कॉमनवेल्थ कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री में एम्बेसडर के नाम से जाना जाता है। यह एम्बेसडर के रूप में नियुक्त होता है। अब आपको यह भी याद रखना है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी होती हैं। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज वे कंट्रीज हैं जिनका कुछ समय जो है ब्रिटिश के द्वारा वहां पर राज किया गया, उन्हें गुलाम बनाए रखा गया, या वहां पर उनकी जो है कॉलोनियां हैं। और यह टोटल कॉलोनियां कितनी है, या कह सकते हैं टोटल जो मेंबर स्टेट हैं वह हैं 54, जो कि कॉमनवेल्थ कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। आपको यह भी याद रखना है जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वह कौन कौन सी हैं। जैसे बात करें, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार है। तो यहाँ जो है ये अंग्रेजों की गुलाम रही हैं, तो इन्हें कॉमनवेल्थ कंट्री कहा जाएगा। लेकिन ब्राज़ील है, अमेरिका है, इटली है, जर्मनी है, यहाँ क्या है, ये अमेरिका जो ये है अंग्रेजों की गुलाम नहीं रहे हैं, इसलिए इन्हें जो है कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं कहा जाएगा। और यहाँ पर जो भी कंट्री का टॉप रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे एम्बेसडर के नाम से जाना जाएगा। अब आप बात करते हैं यूके की। तो यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वह हैं बोरिस जॉनसन। यहाँ की कैपिटल है लंदन। यहाँ की जो मुद्रा है वह है पाउंड स्टर्लिंग। और जो यूनाइटेड किंगडम है 4 देशों से मिलकर बना है, जिनमें है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड आते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं इन देशों की कैपिटल्स के बारे में। तो इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडनबर्ग, वेल्स की कैपिटल है कार्डिफ और नॉर्दर्न आयरलैंड की जो कैपिटल है वह बेलफास्ट है। याद रखिएगा यह उत्तरी आयरलैंड है जिसकी कैपिटल बेलफास्ट है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक देश है। साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि आयरलैंड है जो है उसकी कैपिटल डबलिन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में रियल टाइम वेंटिलेटर और बेड की उपलब्धता की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली कोरोना ऐप को जो है दिल्ली सरकार के अस्पतालों में रियल टाइम वेंटिलेटर और बेड की उपलब्धता की जानकारी के लिए लॉन्च किया गया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने हाल ही में एसएस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। आपको यह भी याद रखना है कि दिल्ली को भारत की राजधानी 1912 में जो है स्वीकृत किया गया था, यानी बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवार्ड्स अ सेल्फ रेलिएंट इंडिया ई बुक किस मंत्रालय ने जारी की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवार्ड्स अ सेल्फ रेलिएंट इंडिया ई बुक जारी की गई है। इस ई बुक में क्या है? तो इस ई बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दूसरा टेन्योर है, दूसरा जो कार्यकाल है, उसका 1 साल में जितने भी कार्य किए गए हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और यह जो बुक है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा। और सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हैं, जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं। अब लेते हैं आज के लिए आपका प्रश्न। आपके लिए जो प्रश्न है वह है, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो जल्द से जल्द रजिस्टर कर लें, क्योंकि शुरुआत के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए ही यह फ्री है, जिससे आपको टेस्ट सीरीज जो है फ्री में मिल जाएगी। और हम जल्द ही बैंक, आरआरबी पीओ के और ग्रुप डी के टेस्ट सीरीज भी अपलोड करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।